देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गुणात्मक विश्लेषण के बारे में कि गुणात्मक विश्लेषण होता क्या है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, गुणात्मक विश्लेषण का अर्थ है दिए गए लवण में धनायन और ऋणायन की पहचान करना। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था भाई होता क्या है, प्रैक्टिकल में हमें कोई भी लवण दे दिया जाता है और उस लवण में हमें धनायन की और ऋणायन की पहचान करनी होती है, इसे ही कहा जाता है गुणात्मक विश्लेषण। तो देखिए बच्चों गुणात्मक विश्लेषण का अर्थ क्या है, दिए गए लवण में धनायन और ऋणायन की पहचान करना। आगे देखिए, इसके लिए दिए गए अकार्बनिक लवण का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। और देखिए बच्चों यहाँ पे जो विश्लेषण होता है, जो गुणात्मक विश्लेषण होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। देखिए लवण धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें मूलक कहते हैं। देखिए बच्चों हम लोगों को सबको पता है कि जो लवण होते हैं वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं और इन धनायन और ऋणायन को मूलक भी कहते हैं। तो देखिए हम पहले मूलक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मूलक होते क्या है। और देखिए बच्चों मूलक को रेडिकल भी कहा जाता है। तो देखिए मूलक यानी रेडिकल्स, देखिए बच्चों परमाणु या परमाणु का समूह जिन पर कोई आवेश उपस्थित होता है मूलक कहलाते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर कि रेडिकल या मूलक क्या होते हैं। देखिए बच्चों या तो कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पे कि आवेश उपस्थित होता है उन्हें ही क्या बोलते हैं, मूलक। अथवा देखिए एक परिभाषा और है मूलक की, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु समूह मूलक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आवेश युक्त परमाणु होते हैं या परमाणुओं का समूह होता है वो क्या कहलाते हैं, मूलक कहलाते हैं, या इन्हें हम रेडिकल भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। आगे देखिए मूलक दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चों जो मूलक होते हैं उन्हें भी आगे दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला देखिए सबसे पहले अम्लीय मूलक जिन्हें हम एसिड रेडिकल्स और एनायंस कहते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर अम्लीय मूलक को एसिड रेडिकल्स कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, एनायंस, या हम इन्हें कह सकते हैं ऋणायन। देखिए इन्हें हम ऋणायन भी कह सकते हैं, इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, ऋणायन। तो देखिए अम्लीय मूलक में कौन आते हैं, ऋणायन आते हैं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं। तो आया समझ में आपको कि ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पे ऋणावेश उपस्थित होता है, यानी कहने का मतलब है जो ऋणायन होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। और देखिए बच्चों जो अम्लीय मूलक होते हैं उनको भी 3 समूहों में विभाजित किया गया है। तो देखिए अम्लीय मूलकों को 3 समूहों में किस तरीके से बांटा गया है। पहला है दुर्बल अम्लीय समूह, दूसरा है प्रबल अम्लीय समूह और तीसरा है सामान्य समूह। तो देखिए बच्चों जब भी हम किसी दिए गए अकार्बनिक लवण का गुणात्मक विश्लेषण करते हैं या क्रमबद्ध विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम ऋणायन का विश्लेषण करते हैं। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले ऋणायन का परीक्षण किया जाता है और इसका मतलब है अम्लीय मूलक। भाई ऋणायन का मतलब क्या हुआ, अम्लीय मूलक, यानी सबसे पहले हम अम्लीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। और देखिए बच्चों अम्लीय मूलकों का परीक्षण भी हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। यानी सबसे पहले दुर्बल अम्लीय समूह का करते हैं, उसके बाद प्रबल अम्लीय समूह का और उसके बाद ही सामान्य समूह का। क्लियर है। तो देखिए ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिए बच्चों दूसरा देखिए क्षारकीय मूलक। तो देखिए बच्चों पहली तो हमने बात की अम्लीय मूलक के बारे में, यानी पहला हमने अम्लीय मूलक पढ़ा और अब हम बात कर रहे हैं क्षारकीय मूलक के बारे में जिन्हें बेसिक रेडिकल्स और कैटायन कहते हैं, या इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, धनायन। देखिए इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, धनायन। तो देखिए परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है क्षारकीय मूलक कहलाते हैं। अब देखिए कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, धनायन। यानी जो धनायन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारकीय मूलक। अब देखिए क्षारकीय मूलकों को 7 समूहों 0 से षष्टक में विभक्त किया गया है। और देखिए जो ध्यान दीजिए कि जो क्षारीय मूलक होते हैं उनको 7 समूहों में बांटा गया है 0 से लेके षष्टक तक। ठीक है। और देखिए बच्चों इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी अकार्बनिक लवण का परीक्षण करते हैं या गुणात्मक विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अम्लीय मूलकों की पहचान करते हैं। यानी सबसे पहले हम अम्लीय मूलकों का परीक्षण करते हैं और उसके बाद में हम क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। यानी सबसे पहले हम ऋणायन को पहचानते हैं कि हमारे दिए गए अकार्बनिक लवण में कौन सा ऋणायन उपस्थित है, और जब हमें ऋणायन कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही हम क्या करते हैं, धनायन की यानी क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का।
आगे देखिए, अब देखिए अम्लीय मूलकों का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, अब हम अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। और देखिए अम्लीय मूलकों के परीक्षण को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से ऋणायन हैं जो कि अम्लीय मूलकों के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन कौन से ऋणायन हैं जो कि दुर्बल अम्लीय होते हैं, यानी दुर्बल अम्लीय समूह होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऋणायन हैं जो कि प्रबल अम्लीय समूह होते हैं, और कौन कौन से ऐसे ऋणायन हैं जो कि सामान्य अम्लीय समूह होते हैं। यानी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुर्बल अम्लीय समूह, प्रबल अम्लीय समूह और जो सामान्य अम्लीय समूह है उनके अंतर्गत कौन कौन से ऋणायन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस सारणी पर। देखिए अम्लीय मूलक, देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय मूलकों के बारे में। तो देखिए कौन कौन से ऋणायन हैं। अगर बात करते हैं दुर्बल अम्लीय समूह के बारे में, देखिए बच्चों अगर हम दुर्बल अम्लीय समूह के बारे में बात करते हैं, इसमें आता है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट। देखिए बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि दुर्बल अम्लीय समूह में कौन कौन से आयन आते हैं। कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट, देखिए सल्फाइट है ये, नाइट्राइट और एसीटेट। और देखिए इनका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। कार्बोनेट का देखिए CO3 2-, इसी तरीके से सल्फाइड की बात करें तो सल्फर पे आवेश है 2-, सल्फाइट SO3 2-। और देखिए ये हमें पता होना चाहिए, ये तो सल्फाइड है, इड सल्फाइड, और ये सल्फाइट है, सल्फाइट इट है लास्ट में। ऐसे ही नाइट्राइट देखिए NO2- और एसीटेट देखिए CH3COO-। तो ये बात हो गई दुर्बल अम्लीय समूह के बारे में। अब देखिए प्रबल अम्लीय समूह की बात करें तो इसमें देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सेलेट। देखिए क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, नाइट्रेट NO3- और ऑक्सेलेट है C2O4 2-। और देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, नाइट्राइट, अगर नाइट्राइट की बात करें वो दुर्बल अम्लीय समूह है और नाइट्रेट की बात करें वो प्रबल अम्लीय समूह होता है। क्लियर है यहाँ तक का। और देखिए सामान्य समूह की बात करें तो सल्फेट और फॉस्फेट। देखिए सल्फेट का फॉर्मूला SO4, इस पे आवेश है 2-, और ऐसे ही फॉस्फेट की बात करें PO4, इस पे आवेश है 3-। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अम्लीय मूलक कौन कौन से होते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए प्रारंभिक परीक्षण। अब देखिए बच्चों, जब भी किसी हम अकार्बनिक लवण का परीक्षण करते हैं, यानी जब भी किसी अकार्बनिक लवण में हम लोग धनायन और ऋणायन की पहचान करते हैं तो सबसे पहले अम्लीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले ऋणायन की पहचान की जाती है और ऋणायन की पहचान हो जाने के बाद धनायन की पहचान की जाती है। और देखिए इसमें भी सबसे पहले हमें जो अम्लीय मूलक है उसमें दुर्बल अम्लीय समूह का परीक्षण करना होता है, दुर्बल अम्लीय समूह के बाद प्रबल अम्लीय समूह और प्रबल अम्लीय समूह के बाद सामान्य समूह का। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया जाता है या क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण किया जाता है। और देखिए बच्चों प्रारंभिक परीक्षण क्या होता है। प्रारंभिक परीक्षण हमें आइडिया देता है, यानी हमें ये बताता है कि कौन सा आयन उपस्थित हो सकता है। और देखिए ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षण में केवल हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ हमारा ये वाला ऋणायन या ये वाला मूलक उपस्थित हो सकता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं। और देखिए बच्चों निश्चयात्मक परीक्षण लगाने के बाद ही हमें कंफर्म होता है कि हमारे दिए गए अकार्बनिक लवण में ये वाला ऋणायन और धनायन उपस्थित है। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण, और देखिए प्रारंभिक परीक्षण में भी अगर आप ध्यान देंगे सबसे पहले दुर्बल अम्लीय समूह का हम परीक्षण करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम ऋणायनों का क्रमबद्ध परीक्षण किया जाता है और इसमें सबसे पहले लवण की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। देखिए बच्चों क्या किया जाता है, यानी सबसे पहले हम लोग ऋणायनों का यहाँ पे परीक्षण करेंगे और ऋणायनों में भी दुर्बल अम्लीय समूह का। और इसके लिए क्या किया जाता है, हमारा जो लवण है यानी लवण की थोड़ी सी मात्रा ली जाती है और उसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ करवाई जाती है और देखिए होने वाली प्रतिक्रिया को नोट की जाती है। तो देखिए आगे, और होने वाली प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दुर्बल अम्लीय समूह उपस्थित होता है। और देखिए बच्चों अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा दुर्बल अम्लीय समूह उपस्थित है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, दुर्बल अम्लीय समूह को पता लगाने के लिए हम कौन सा समूह अभिकर्मक काम में लेते हैं, तनु H2SO4। देखिए आपको पता होना चाहिए
कि भाई अगर दुर्बल अम्लीय समूह के बारे में हमें पता करना है, यानी उपस्थित है, ये हमें अगर पता करना है तो हम क्या करते हैं, तनु H2SO4 डालते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दुर्बल अम्लीय समूह के लिए जो समूह अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, तनु H2SO4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए दुर्बल अम्लीय समूह का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, अब हम दुर्बल अम्लीय समूह के परीक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक शुष्क परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें तनु H2SO4 डालते हैं तथा प्रतिक्रिया नोट करते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया था अभी कि भाई हम लोग क्या करते हैं, परख नली लेते हैं यानी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब कैसी होनी चाहिए, शुष्क टेस्ट ट्यूब। तो देखिए शुष्क टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें लवण की थोड़ी सी मात्रा काम में लेते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं, तनु H2SO4, और होने वाली प्रतिक्रिया को नोट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमें लवण दिया जाता है, तो जब हम ये परीक्षण करते हैं तो लवण की थोड़ी सी मात्रा काम में लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब क्या क्या प्रतिक्रिया होती है और हमें किन किन ऋणायनों के बारे में अनुमान लगता है, उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिए, इस टेबल से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे कौन कौन से अम्लीय समूह उपस्थित हो सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हम प्रारंभिक परीक्षण की बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे प्रेक्षण है और यहाँ पे अनुमान। अनुमान में क्या है, निकली गैस या धूम या संभावित ऋणायन हमें बता रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने लवण की थोड़ी सी मात्रा ली और उस थोड़ी सी मात्रा में हमने तनु H2SO4 डाला। ठीक है, अब देखिए, अगर तेज बुदबुदाहट के साथ एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इसका मतलब है कार्बोनेट CO3 उपस्थित हो सकता है। देखिए बच्चों, अभी हम केवल प्रारंभिक परीक्षण की बात कर रहे हैं, यानी उपस्थित हो सकता है। अभी कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं लगा रहे, अभी हम निश्चात्मक परीक्षण के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम केवल प्रारंभिक परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या पता लगा कि कार्बोनेट उपस्थित हो सकता है। और देखिए यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमने लवण में तनु H2SO4 डाला और अगर सड़े अंडे जैसी गंध वाली एक रंगहीन गैस निकलती है जो लेड एसीटेट पत्र को काला कर देती है, इसका मतलब सल्फाइड S और उस पे आवेश है 2- यानी सल्फाइड उपस्थित हो सकता है। ठीक है, देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, अगर मान लीजिए सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस निकलती है और जो लेड एसीटेट पत्र को काला कर देती है, तो क्या है, इसका मतलब सल्फाइड उपस्थित हो सकता है। और कौन सी गैस निकल रही है, H2S। क्लियर है? और यदि लवण में हमने तनु H2SO4 डाला और अगर जलती हुई गंधक की तीखी गंध वाली एक रंगहीन गैस निकलती है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन को हरा कर देती है, इसका मतलब है सल्फाइड SO3 उपस्थित हो सकता है। और यहाँ पे क्या गैस निकलती है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? और अगर मान लीजिए हमारे लवण में तनु H2SO4 डालने पर भूरे धूम निकलते हैं जो स्टार्च युक्त अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन को नीला कर देते हैं, इसका मतलब नाइट्राइट NO2- उपस्थित हो सकता है और गैस निकलती है NO2। ठीक है, और देखिए बच्चों, लवण में तनु H2SO4 डालने पर अगर सिरके की गंध वाले रंगहीन धूम निकलते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो इसका मतलब है एसीटेट उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे CH3COOH के क्या निकलते हैं, धूम निकलते हैं। क्लियर है? तो आई बात समझ में? तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, जो लवण लिया है हमने, जो लवण की थोड़ी सी मात्रा ली है, तो लवण की थोड़ी सी मात्रा में हम तनु H2SO4 डालते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया हो रही है। और जो प्रतिक्रिया होती है उससे हमें अनुमान लग जाता है कि हमारा कौन सा ऋणायन उपस्थित हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमें दुर्बल अम्लीय समूह के बारे में एक जानकारी मिलती है कि कौन सा दुर्बल अम्लीय समूह उपस्थित हो सकता है। और देखिए, जब हमें ये पता लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि ये वाला हमारा समूह उपस्थित हो सकता है, उसके बाद हम आगे उसका क्या करते हैं, निश्चात्मक परीक्षण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये प्रारंभिक परीक्षण आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए।
अब देखिए, यदि उपरोक्त में से दी गई कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है तो दुर्बल अम्लीय समूह अनुपस्थित होता है। और देखिए बच्चों, अगर हमारे लवण में तनु H2SO4 डालने पर कोई प्रतिक्रिया, यानी अभी हमने जो प्रतिक्रियाएं देखी उनमें से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसका मतलब है दुर्बल अम्लीय समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। और अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी अब हम प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण करते हैं। तो देखिए, अब प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए प्रबल अम्लीय समूह। तो देखिए बच्चों, अब हम प्रबल अम्लीय समूह के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम एक शुष्क परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें सांद्र H2SO4 डालते हैं तथा गर्म करके प्रतिक्रिया नोट करते हैं। अब देखिए समझिए, यहाँ पर अगर हमें प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण करना है, भाई दुर्बल अम्लीय समूह तो हमारा अनुपस्थित हो गया, तो अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण। इसका हम लोग टेस्ट लगाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक शुष्क परख नली ली, उसमें हमने थोड़ा सा लवण लिया और लवण में हमने सांद्र H2SO4 डाला। तो देखिए बच्चों, वहाँ पे सांद्र H2SO4 डालने पर या तो कोई प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर प्रतिक्रिया शुरू नहीं होती है तो हम हल्का सा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, और फिर होने वाली प्रतिक्रिया को नोट करते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई प्रबल अम्लीय समूह के लिए जो समूह अभिकर्मक हम लोग काम में लेते हैं वो क्या है, सांद्र H2SO4। क्लियर है यहाँ तक का आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम प्रबल अम्लीय समूह की प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारे प्रबल अम्लीय समूह हैं उनके अनुसार क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब है कि हमने लवण में जब सांद्र H2SO4 डाला तो क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा हमारा प्रबल अम्लीय समूह उपस्थित हो सकता है। तो देखिए इन पर नज़र डाल लेते हैं। और देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम एक एक को लेके पढ़ेंगे इसमें। देखिए जो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रेक्षण है और यहाँ पे क्या है, अनुमान है, और अनुमान वही निकली गैस या धूम और संभावित ऋणाएं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, हमने लवण में सांद्र H2SO4 डाला, उसको गर्म किया। देखिए, अगर तीखी गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी कांच की छड़ परख नली के मुंह के पास लाने पर सघन और श्वेत धूम देती है, इसका मतलब है क्लोराइड Cl- उपस्थित हो सकता है। और गैस कौन सी निकलती है, HCl। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने लवण में सांद्र H2SO4 डाला और तीखी गंध वाली लाल भूरी गैस निकलती है, अभिक्रिया मिश्रण में ठोस MnO2 मिलाकर गर्म करने पर लालपन लिए गैस सघन हो जाती है या विलयन का रंग भी लाल हो जाता है, इसका मतलब ब्रोमाइड Br- उपस्थित हो सकता है। और क्या निकलते हैं वहाँ पे, Br2 के धूम निकलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? इसी तरीके से आगे देखिए। देखिए बच्चों, अगर हम हमारे लवण में, देखिए अगर हम हमारे लवण में सांद्र H2SO4 डालते हैं और अगर बैंगनी रंग के धूम निकलते हैं जो स्टार्च पत्र को नीला कर देते हैं और परख नली की दीवारों पर बैंगनी रंग के उर्ध्व पातज की परत बन जाती है, यानी बैंगनी रंग की परत सी बन जाती है, अभिक्रिया मिश्रण में MnO2 मिलाने पर धूम और सघन हो जाते हैं, इसका मतलब है आयोडाइड I- उपस्थित हो सकता है और वहाँ पे I2 के धूम निकलते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए, यदि हमने लवण में, देखिए तो समझिए, यदि लवण में हमने सांद्र H2SO4 डाला और अगर भूरे धूम निकलते हैं, देखिए समझिए बच्चों, देखिए अगर भूरे धूम निकलते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण को तांबे की छीलन मिलाकर गर्म करने से सघन हो जाते हैं और विलयन नीला हो जाता है, यानी नाइट्रेट NO3- उपस्थित हो सकता है और वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, NO2। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने लवण में सांद्र H2SO4 डाला और रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, चूने के पानी से बाहर निकली गैस जलाने पर नीली ज्वाला से जलती है, इसका मतलब ऑक्सलेट C2O4 उपस्थित हो सकता है, यानी यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, समझे यहाँ पर भाई क्या हुआ, हमारे दिए गए अकार्बनिक लवण में अगर दुर्बल अम्लीय समूह उपस्थित नहीं है
यानी दुर्बल अम्लीय समूह अनुपस्थित है तो हम प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण करते हैं। और देखिए बच्चों, प्रबल अम्लीय समूह में भी हम क्या करते हैं, लवण में थोड़ा सा सांद्र H2SO4 मिलाते हैं और गर्म करते हैं और होने वाली प्रतिक्रिया को नोट करते हैं। और देखिए बच्चों, इनमें से जो प्रतिक्रिया होती है, देखिए बच्चों, इनमें से जो भी प्रतिक्रिया होती है उससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा प्रबल अम्लीय समूह उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी अभी हमने क्या बात की, प्रारंभिक परीक्षण के बारे में हमने बात की कि हमारा कौन सा जो समूह है वो उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हमने लवण में सांद्र H2SO4 डाला और वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो इसका मतलब है हमारा प्रबल अम्लीय समूह भी क्या है, अनुपस्थित। और अब हम क्या लगाते हैं, सामान्य अम्लीय समूह का परीक्षण लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, सामान्य समूह, तो देखिए बच्चों, अब हम ये देख लेते हैं कि सामान्य समूह का परीक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए, लवण का जलीय विलयन या सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। देखिए बच्चों, समझे, यहाँ पर या तो लवण का जलीय विलयन लेते हैं या सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं। अब देखिए बच्चों, समझिए, ये सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष क्या होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है, हमारे जो लवण है, यानी जो लवण हम काम में ले रहे हैं, तो कुछ लवण तो ऐसे होते हैं जो जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और कुछ लवण जल में विलय नहीं हो पाते। और साथ ही साथ देखिए बच्चों, जब हम जलीय विलयन में ऋणायनों का परीक्षण करते हैं, यानी जब अम्लीय समूह का हम परीक्षण करते हैं जलीय विलयन में, तो क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो धनायन होते हैं वो ऋणायन के परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या किया जाता है, वहां पे सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को काम में लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कैसे बनता है, इसके लिए क्या किया जाता है, अकार्बनिक लवण की 1 ग्राम मात्रा ली जाती है। ठीक है, और ये 1 ग्राम मात्रा हम या तो पोर्सिलेन प्याली में लेते हैं या क्वथन नली में लेते हैं। क्लियर है, तो हमने क्या किया, क्वथन नली में हम लोगों ने 1 ग्राम हमारे अकार्बनिक लवण की मात्रा ले ली, उसमें हमने 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलाया और उसमें लगभग हम लोगों ने 15 ml डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल मिलाया। अब हम उसे 15 से 20 मिनट तक क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके बाद हम उसे छान लेते हैं। और देखिए जो छानने के बाद जो छनित आता है, ठीक है, छानने के बाद जो छनित आया उसे ही हम किस तरीके से काम में लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के रूप में। क्लियर है, तो ये समझ में आया आपको कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्या है, सामान्य समूह का परीक्षण देखिए भाई, या तो लवण का जलीय विलयन या सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, उसमें हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं और उसमें मिलाते हैं BaCl2 का विलयन। ठीक है, यदि श्वेत अवक्षेप आता है, समझिए बच्चों, अगर श्वेत अवक्षेप आता है यानी सल्फेट SO4 उपस्थित हो सकता है, यानी सामान्य समूह का जो सल्फेट है वो उपस्थित हो सकता है अगर ये हमने ये परीक्षण लगाया और श्वेत अवक्षेप आता है। और इसी तरीके से देखिए दूसरा, देखिए लवण में सांद्र HNO3 प्लस अमोनियम मोलिब्डेट डालकर अगर हम गर्म करते हैं और अगर कैनरी पीला अवक्षेप आता है, इसका मतलब फॉस्फेट यानी PO4 उपस्थित हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम सामान्य समूह का परीक्षण करते हैं तो सामान्य समूह में सबसे पहले हम सल्फेट का परीक्षण करते हैं, और अगर सल्फेट अनुपस्थित है उसके बाद ही हम फॉस्फेट का परीक्षण करते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे देखिए, प्रारंभिक परीक्षण में अम्लीय मूलक का पता चलते ही मूलक का निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। अब देखिए बच्चों, समझे यहाँ पर कि क्या होता है, जैसे ही हमें प्रारंभिक परीक्षण में ये पता लग जाता है कि कौन सा अम्लीय समूह उपस्थित है, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं। क्लियर है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मूलक क्या होते हैं, किस तरीके से मूलकों को डिवाइड किया गया है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, और अम्लीय मूलकों को 3 भागों में बांटा गया है, दुर्बल अम्लीय समूह, दुर्बल अम्लीय समूह के बाद में प्रबल अम्लीय समूह और फिर सामान्य समूह, और उसके बाद में देखिए बच्चों हम परीक्षण करते हैं क्षारीय मूलकों का। यानी देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर भाई, कभी भी हमें जब अकार्बनिक लवण दिया जाता है और उसमें धनायन और ऋणायन के लिए पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऋणायन की पहचान करते हैं, अम्लीय समूह की पहचान करते हैं। अम्लीय समूह भी सबसे पहले दुर्बल अम्लीय समूह का परीक्षण करते हैं, अगर दुर्बल अम्लीय समूह अनुपस्थित है तो प्रबल अम्लीय समूह का परीक्षण करते हैं, और अगर प्रबल अम्लीय समूह अनुपस्थित है तो हम सामान्य समूह का परीक्षण लगाते हैं। ठीक है,
और सामान्य समूह में भी सबसे पहले हम सल्फेट का परीक्षण करते हैं और उसके बाद में फास्फेट का। और जैसे ही हमें ये पता लग गया, भाई प्रारंभिक परीक्षण से पता लग गया कि ये वाला अम्लीय मूलक उपस्थित हो सकता है, फिर हम क्या करते हैं, उनका निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं। क्लियर है। और इसी तरीके से देखिए बच्चों, क्षारीय मूलकों का भी परीक्षण किया जाता है। और देखिए जो क्षारीय मूलक होते हैं उन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है, 0 से लेके 6 तक, इन ग्रुप्स में, यानी इन 7 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक समूह का, यानी सबसे पहले शून्य समूह का परीक्षण लगाते हैं, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, यानी हम क्षारीय मूलकों का भी क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ पर अम्लीय मूलकों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम जो ऋणायन है उनका प्रारंभिक परीक्षण करते हैं। ठीक है। और देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रयोग करेंगे, जिस प्रयोग में हम लोग अम्लीय मूलक, और कौन कौन से अम्लीय मूलक, दुर्बल अम्लीय मूलक कार्बोनेट और सल्फाइड के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कार्बोनेट और सल्फाइड का प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है और प्रारंभिक परीक्षण के बाद किस तरीके से इनका निश्चयात्मक परीक्षण किया जाता है। क्लियर है। और देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्षारीय मूलकों के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको 1-2 प्रैक्टिकल्स ऐसे समझाऊंगी जिसमें हमें अकार्बनिक लवण में धनायन और ऋणायन दोनों की पहचान करनी होगी। यानी कहने का मतलब है कि अभी तो हम अलग अलग अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में और क्षारीय मूलकों के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम 2-3 प्रैक्टिकल्स ऐसे लेंगे जिनमें कि दिए गए अकार्बनिक लवण में हम धनायन की भी पहचान करेंगे और ऋणायन की भी पहचान करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो हमने ये सामान्य परिचय पढ़ा है गुणात्मक विश्लेषण का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। ठीक है। धन्यवाद।